हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे क्लास 10th का जो आपका क्लास लिया था अभी मैंने परसों, आपका क्लास 10th के भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, उसी का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आज की वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, डिटेल में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो को। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-2 सेकंड का समय लगेगा और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की सारी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, सभी क्लासेस की क्लासेस यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस सभी विषयों की आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और हाई क्वालिटी आपके को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो अभी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं 1 से 2 दिन के अंदर वो आपको पढ़ा दूंगा वो टॉपिक। अध्याय 1 है क्लास 10th के भूगोल का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। पढ़ा चुका हूँ, जस्ट इसके पहले वीडियो आपको देखने को मिलेगी, उसको देख सकते हैं। आपको परसों वो क्लासेस मैंने आप लोगों की ली थी, उसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 40-45 मिनट की जो क्लास होगी उसको लेके आराम से आप इसको समझ सकते हैं। और मैं ज़रूर आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो या तो पहले से आप पढ़े हों कहीं से, या फिर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए उस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं वहाँ से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सभी को पता है कि पहला यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे इस चैप्टर में है क्वेश्चन, वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क आपको बताना है कि किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है, प्रवाह संसाधन है, जैव संसाधन है, या फिर अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पे बताया गया है जो संसाधन दोबारा बनाया जा सकता है उसको कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन, लेकिन जो संसाधन दोबारा नहीं बनाया जा सकता उसको कहते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो आप जान ही रहे हैं कि लौह अयस्क जो है ये समाप्त हो सकता है एक टाइम पे अगर उसका हम दोहन करेंगे तो, इसलिए ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय यहाँ पे योग्य संसाधन। यहाँ पे नीचे आपको आंसर भी देखने को इसका मिल जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा मतलब होता है आपकी ज्वार भाटा जो आते हैं समुद्र में, जैसे यहाँ पे आपका पतली सी समुद्र में पतला सा जगह बचेगा, यहाँ से ज्वार भाटा आया तेजी से तो यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, पानी इस पे पड़ा तो ये टरबाइन घूमेगा जिससे बिजली यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या ज्वार भाटा कभी ख़त्म होगा? कभी नहीं ख़त्म होगा। समुद्र में लहरें आती रहती हैं, ज्वार भाटा उठता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, किस प्रकार का संसाधन है ये? पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन है, यानी कि हम इसको बार बार बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा हम बार बार बना सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्ति पूर्ति योग्य संसाधन है ये। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। आप सभी को पता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षेत्र पे कृषि होती है। जब कृषि होगी तो क्या होगा, अधिक सिंचाई होगी। जो कृषि होती है उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सिंचाई भी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे सिंचाई जब ज़्यादा होगी तो वहाँ से पानी एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पे पहुँचा देगा, तो इससे क्या होगा, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी, जिसको पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था कि सोपानी खेती की जाती है। तो ये बताया गया था आप लोगों को कि जो सोपानी खेती होती है या फिर सीढ़ीदार खेती होती है वो ऐसे क्षेत्रों में होती है, ऐसे प्रांतों में होती है जहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ढलान होता है। इस जगह पे जैसे ये है, इस पे खेती करना आसान है, या फिर इसी चीज़ को इस तरीके से अगर बना दिया जाए, इस तरीके से बना दिया जाए तो इस पे खेती करना आसान होगा। तो आप कहेंगे सर इस पे खेती करना आसान होगा क्योंकि ये जगह जो है इस पे खेती हो जाएगी, इस जगह पे खेती हो जाएगी, इस जगह पे खेती हो जाएगी, और इस पे खेती करेंगे तो वो खेती में पानी डालेंगे तो यहाँ से पानी डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पानी मिलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में हम इस प्रकार की खेती करते हैं, सीढ़ीदार या फिर सोपानी खेती। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादा। तो काली मिट्टी आप सभी को पता है गुजरात के और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है ज़्यादा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अब आपका यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी वाला समाप्त होता है। अब आता है निम्न, यहाँ पे लघु उत्तरी, इसको अति लघु उत्तरी कहेंगे क्योंकि 30 शब्दों में इसका आंसर देना है, तो अति लघु उत्तरी कह सकते हैं क्वेश्चन।
दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अभी आपको एक तो राज्य तो बता ही दिया गया, गुजरात। उसी के साथ 3 राज्य बताने हैं। यहाँ पे मैं आपको 4-5 राज्य बता दूंगा जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। आपको याद रखना है, उसमें से आप जाके जिस प्रकार से लिखेगा पूछेगा वो बता लीजिएगा। काली मिट्टी का रंग काला होता है, जैसे नाम नहीं है काली मिट्टी, तो इसको काला, इसका रंग काला होता है। इन्हें रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे हो सकता है आपसे काली मिट्टी ना पूछ के रेगुर मिट्टी पूछ ले, तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह मिट्टी उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार पर फैले दक्कन ट्रैप यानी कि जो बेसाल्ट की सैलों के ऊपर बना हुआ है, इस क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, जो आपका महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया जो गुजरात वाला क्षेत्र है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों को कवर करते हैं। यानी कि यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया या फिर सौराष्ट्र कह सकते हैं इसको, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़, इन सभी यहाँ पे प्रदेशों में आपको काली मिट्टी पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये यहाँ पे अगर बात की जाए तो गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। काली मिट्टी जो है उसमें कपास बहुत अच्छे तरीके से उगाई जाती है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या उगता है, कपास। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आया हो तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक, पूर्वी तट के नदी डेल्टा के में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं। पूर्वी तट यानी कि जो आपकी गंगा नदी बहा के ले जाती है मिट्टियाँ, या फिर आपका ब्रह्मपुत्र बहा के ले जाता है, या फिर आपके जो नीचे की नदियाँ हो गई, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मिट्टियाँ जो होती हैं उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय योजना में विशेष रूप से, जैसे महानदी हो गई, जो नीचे की नदियाँ मैंने बताया आपको, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, नदियों के डेल्टा में पाई जाती है, जो समुद्र से मिलने वाले जगहों के बारे में बात की जा रही है। इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला, जलोढ़ मिट्टी में रेत, गाद और मिट्टी के विभिन्न यहाँ पे अनुपात होते हैं, जैसे ये काफ़ी उपजाऊ होती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इसकी उच्च उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी में के क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है और घनी आबादी होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। जो गन्ना हो गया उसकी खेती के लिए, गेहूँ, धान और अन्य अनाज और दलहन फसलों के लिए काफ़ी आदर्श मिट्टी कही जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपका पूर्वी तटीय जो डेल्टा वाले क्षेत्र है उसमें। अब अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने अभी आप लोगों को बताया था, समोच्च खेती करते हैं, जुताई करते हैं, उस तरीके से सोपान खेती करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पूछ रहा है कि जैसे कि मिट्टी के कटाव, अगर पानी तेज़ी से आए तो क्या होगा, ऊपर की मिट्टी काट के वो नीचे लेके चला जाएगा, तो ऊपर उपजाऊ मिट्टी रह नहीं जाएगी। तो उसकी कटाव को बचाने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नीचे बताए गए कदम से उठाकर नियंत्रित किए जा सकते हैं। पहला, समोच्च जुताई। समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करने से ढलानों के नीचे पानी का प्रवाह धीमे हो जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपने इस तरीके से खेती तो बना ली, इस तरीके से बना ली, ठीक है, यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे जुताई जो करेंगे आप इस तरह से जुताई नहीं करेंगे, इस एरिया में इस तरीके से लाइन से जुताई नहीं करेंगे, आप इधर से इस तरह से जुताई करेंगे। जैसे क्या होगा, पानी आएगा तो यहाँ पे रुकेगा पानी, इसके साथ क्या होगा, पानी यहाँ से आएगा, इसके साथ नाली में से बहकर नीचे चला जाएगा। जबकि ये वाली जो लाइन है इस तरह से जोतेंगे तो ये आपका रोकेगा पानी, समझ गए। तो इसको समोच्च जुताई कहते हैं। छत पर खेती, ढलानों पर सीढ़ियाँ काटकर छतें बनाई जा सकती हैं, जैसे अभी मैंने बनाया था। सीढ़ीदार खेती कटाव को रोकती है। तीसरा, पट्टीदार फसल। बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जैसे एक ये सीढ़ी हो गई, फिर नीचे आई, फिर दूसरी सीढ़ी हो गई, फिर नीचे आई, फिर तीसरी सीढ़ी हो गई। तो क्या करिए, यहाँ पे जब खेती कर रहे हैं ना, कुछ फसलें यहाँ पे बोएंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसी फसल बोइए जो यहाँ पे कटाव को रोक सके, थोड़ी सी ऊंची फसल। फिर यहाँ पे कुछ बोएं, फिर यहाँ पे एक पट्टी बना दीजिए किसी ऐसी चीज़ की जो ऊंची हो, तो क्या होगा, कटाव को ये भी रोकेगी। इसी को कहते हैं पट्टीदार फसल की बुआई। बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित किया जा सकता है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगने से के लिए छोड़ दी जाती हैं। इससे हवा का जो बल होता है वो टूट जाता है। यह स्ट्रिप क्रॉसिंग भी, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं इसको। ये हो जाएगा आप सीढ़ीदार क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कटाव को बचाना चाहते हैं, उसके नियंत्रित करने के कुछ कदम हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, चौथा है,
जैविक और अजैविक संसाधन क्या हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। आपसे पूछ रहा है जैविक और अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन वो हैं जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे जिनमें जीवन होता है। जैसे आप कह सकते हैं मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मछली हो गया, पशुधन हो गया। उदाहरण के लिए जैसे जंगल हो गया, जंगल के अंदर जानवर हो गए, ये सभी जैविक संसाधन हैं। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन में वे सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो निर्जीव चीज़ों से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चट्टानें, जैसे पहाड़ से, धातुएं, भूमि, जल, मिट्टी, ये सभी कैसे हैं, आपके अजैविक संसाधन हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आपको 120 शब्दों में लिखना है, यानी कि इसको कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी फालतू में। 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इतने में समझ में आ जाए तो क्या मतलब है ज़्यादा बड़ा बना के वीडियो। तो आप लोग का समय कम ले रहा हूँ, इसमें कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न की व्याख्या करें। 1960-61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि के में अधिक वृद्धि क्यों नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि भूमि उपयोग पैटर्न किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। 1960-61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में अधिक वृद्धि क्यों नहीं हुई, 1960-61 के बाद वनों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी। तो भारत में भूमि संसाधनों को मुख्य रूप से कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह और चारागाह भूमि और बंजर भूमि में विभाजित किया गया है। बंजर भूमि में चट्टानी, शुष्क, रेगिस्तानी क्षेत्र और गैर कृषि उद्देश्यों जैसे आवास, सड़क, उद्योग आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल है। हाल ही में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जिसको NSA भी कहा जाता है, का प्रतिशत कुल रिपोर्ट क्षेत्र का लगभग 54% है। यानी कि बोया जाने वाला क्षेत्र वो 54% है। यदि वर्तमान पड़ती भूमि के अलावा अन्य को शामिल कर लिया जाए तो 22.5% वनों से आच्छादित है और 3.45% चराई के लिए उपयोग किया जा रहा है। बाकी एक बंजर भूमि है 1%, जिसमें विविध खेती के निशान हैं। वन भूमि के अनुचित उपयोग से भूमि का क्षरण हुआ है और वनों का संरक्षण कठिन हो गया है। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन, उत्खनन आदि जैसी मानवीय गतिविधियों ने वनों की धीमी वृद्धि दर को यहाँ पे योगदान दिया है। इस प्रकार 1960-61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में केवल 4% की वृद्धि हुई है। अब सोचिए कि 60-65 सालों में सिर्फ 4% वनों की वृद्धि हुई है। तो सभी को वनों की बढ़ोतरी के लिए ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी आपके आसपास जगह खाली है वहाँ पे पेड़ लगाने का प्रयास करें। मेरा तो आपसे यही मानना कहना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा, एक पेड़ ज़रूर लगाइए अपनी लाइफ में कम से कम। अगला प्रश्न है, तकनीकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों की अधिक खपत कैसे हुई है। आपसे पूछ रहा है कि तकनीकी या फिर आर्थिक विकास जो हुआ है उसके कारण संसाधनों का अधिक खपत क्यों कैसे हुआ है। तो अगर जैसे आप मान के चलिए, अगर आपके आसपास तकनीकी नहीं होती, आपका आर्थिक विकास नहीं होता, तकनीकी की वजह से गाड़ियाँ बनी, अगर गाड़ियाँ बन गई लेकिन आपका आर्थिक विकास नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो दोनों तकनीकी और आर्थिक विकास के कारण यहाँ पर संसाधनों का अधिक खपत होता है। ठीक है, संसाधनों की अधिक खपत के लिए तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। औपनिवेशिक काल में शाही शक्तियों ने दूसरे देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी तकनीकी और आर्थिक श्रेष्ठता का इस्तेमाल किया और इस तरह दूसरे देशों के संसाधनों तक पहुंच हासिल की। एक देश के संसाधन अब उसके औपनिवेशिक, यहाँ पे देखिए, शासक के नागरिकों के लिए भी सुलभ थे, जिससे खपत में वृद्धि हुई। तकनीकी प्रगति से के परिणाम स्वरूप अकुशल मशीनरी उत्पादन में वृद्धि और संसाधनों की अधिक खपत भी होती है। तकनीकी विकास और आर्थिक प्रगति के कारण सभी उम्र में कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के में नए विकास के साथ दुर्घटनाओं, बीमारियों, प्रसव आदि के कारण कम लोग मरते हैं। इनमें संसाधनों की अधिक खपत में भी योगदान किया है। समझ गए आप लोग? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट यहाँ पे देखिए, आपका जो क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट हो गया। परियोजना वाले में 3 क्वेश्चन था, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप स्वयं कर सकते हैं, आपको अपने क्षेत्र के अनुसार वहाँ बनाना है, और एक था क्वेश्चन वो आपको अपने कॉलेज में ही, अपने क्लास में ही उसके बारे में चर्चा करनी थी, तो वो आप अपने अनुसार ही उसको कर लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो था इसमें आपसे पहेली पूछा था, तो पहेलियों का आंसर आप लोग ज़रूर देख लीजिए। पहेली है,
यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि सुलझाई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें हैं, वहाँ पे आप देखेंगे आपके क्वेश्चन वाले में, तो चार्ट बना हुआ है इस तरीके से चार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो शब्दों के आंसर देने हैं आपको वो इंग्लिश में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमि जल वनस्पति और खनिज के रूप में प्राकृतिक संपदा क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे रिसोर्स कहलाती है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन का एक प्रकार है मिनरल्स, जो अनवीकरणीय है। उच्च नमी रखाव वाली मृदा, यानी कि बहुत देर तक नमी को अपने अंदर रखने वाली मृदा क्या कहलाती है? ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी, जिसको क्या करते हैं, बरसात की पहली बूंद के साथ ही इसको जुताई चालू कर देते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नमी के कारण ये चिपचिपी हो जाती है और जुताई में दिक्कत होती है। मानसून जलवायु में अत्यधिक निच्छालित मृदाएं कौन सी हैं? तो लेटराइट मिट्टी है आपकी। पांचवा क्वेश्चन है, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए बृहद स्तर पर पेड़ लगाना, इसको क्या कहेंगे? एफॉरेस्ट्रेशन कहेंगे इसको। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं, तो यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल, यानी कि आपकी जलोढ़ मिट्टी से इसके बने हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विषयों की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।